गुड आफ्टरनून। थोड़ा वेट। सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अब दो पॉइंट को, जैसे ऐसा था ना यार, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ना। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले देखो v क्या होता था, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। हाँ तो स्टार्ट अभी कहाँ लेक्चर स्टार्ट का ये है। जो डाउट्स है वो बता रहा हूँ, जितना भी अभी टाइम हो गया आना चाहिए ना। फिर v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां से अगर आप बोलोगे तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर है, तो आप इसको क्या बोलोगे, v इक्वल्स टू ऐसा लिखोगे ना, ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर। v जो है वो हमेशा r के परपेंडिकुलर होएगा, नहीं है तो उसका कंपोनेंट आएगा। तो v क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा। जैसे आप देखो यहाँ से अगर सर्कुलर मोशन की बात करोगे आप, यहाँ पे एयर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, तो v तो हमेशा इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा। तो r क्या है, ये है ना r यार, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। नहीं भी होगा परपेंडिकुलर किसी, अगर मान लो कोई ऐसा कर्व्ड पाथ है परपेंडिकुलर नहीं भी होगा, आपको फाइंड करना है इसका ओमेगा या v, तो आपको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप अगर ओमेगा आर साइन थीटा लिखते हो तो साइन 90 डिग्री, क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा आएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये मॉड ही है ना यार, अगर ऐसा लिख दिया, ये वेक्टर के फॉर्म में, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ v। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वही इसकी स्पीड है, यही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना ये, वेलोसिटी, या इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, यही स्पीड है। तो v जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर होना चाहिए। या तो r परपेंडिकुलर कर दो ओमेगा के, या v को परपेंडिकुलर कर दो r के, तो v परपेंडिकुलर इज ओमेगा इंटू आर। आई बात समझ में। तो v जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जब वो सर्कुलर पाथ पे होगा तो परपेंडिकुलर होगा। अगर सर्कुलर पाथ पे नहीं होगा, कोई भी एक कर्व्ड पाथ है, कुछ भी है ना, तो उस केस में हमेशा v जो है वो r के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहाँ जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए डिफाइन नहीं कर रहे, वो मोशन कैसा भी होगा उसके लिए डिफाइन किया जा रहा है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। और ये बात समझ में है। तो यहाँ से आप देखो, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि v परपेंडिकुलर लेना है किसके, r के, या r परपेंडिकुलर होगा v के, तो वही चीज लेना है जो r के परपेंडिकुलर है या v के परपेंडिकुलर है। तो अब अगर दो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है v1, और इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वैसा कुछ नहीं है, इस डायरेक्शन में v2, तो रिलेटिव वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो आप इसका कंपोनेंट लेंगे। तो ये कुछ भी θ2 है, तो ये v2 cos θ2, और ये v2 sin θ2, ये इसका परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये θ1 है, ये हो जाएगा v1 cos θ1, ये हो जाएगा v1 sin θ1। तो अगर
ये पॉइंट था, ये इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस r है। अब r के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी देखिए, r को यहाँ ज्यादा बेटर क्या है कि आप v को रिजॉल्व कर लीजिए, r को वैसे ही रखिए, ठीक है। ज्यादा बेटर क्या है कि r वैसे ही रहे, v को रिजॉल्व कर ले अपन। तो अपन ने v को ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया, तो r को ऐसे ही रखिए। तो इसके v, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये दोनों पॉइंट की, तो इस r के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसको कंसिडर करना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ये। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। तो इसका जो है, इस r के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या है, v2 sin थीटा 2, और इसके r के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या है, v1 sin थीटा 1। ये दोनों r के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको फाइंड करना है ओमेगा ए बी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आप इसको रेस्ट में ला रहे हो, है ना। बट किस कंपोनेंट को, इसके परपेंडिकुलर वाले को। तो इसका मतलब ये क्या करना पड़ेगा आपको, वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। ओमेगा होगा ना यहाँ से, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, वही लिखा ना। तो अब परपेंडिकुलर देख लो क्या है, यहाँ से v1 sin थीटा 1, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस v2 sin थीटा 2 अपॉन आर, यही हो गया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो गया, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर कोई भी दो पॉइंट गिवन है, तो उसमें सबसे पहले दोनों पॉइंट की अगर वेलोसिटी गिवन है, तो आप पहले सबसे पहले आर देख लो, आर क्या होना चाहिए। तो आर, एक बार आपने आर कंसिडर कर लिया कि आर ये है ना। तो आपको क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को कंसिडर करना है। तो परपेंडिकुलर में ये है, ये है। अब रिलेटिव देख लेते हैं, आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो यहाँ से पहले ही बताया, v क्या है, ओमेगा क्रॉस आर है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि v इज परपेंडिकुलर टू r एंड v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। ये चीज तो क्लियर है ना यार, ये तो वेक्टर है। एक मिनट समझ तो लो, हर केस में नहीं आता है। अभी उस टाइम से क्या बोल रहा हूँ कि ये जो डिफाइन कर रहे हैं, ये जो ये चीज डिफाइन मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है। यहाँ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसका यूज होगा, इसीलिए इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिफाइन किया है। बट ये किसी भी कर्व्ड पाथ के लिए वैलिड हो जाएगा। सारी बात समझ में। तो इसलिए ये नहीं कि सर हमेशा तो परपेंडिकुलर ही है, वी तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा आर के, जरूरी ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, सर्कुलर मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा, बाकी किसी दूसरे पाथ पे जरूरी नहीं है कि आर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वी के। आर ये बात समझ में। आर का मतलब क्या है, आर की मीनिंग क्या है, आर कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से। यहां से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ये v ऐसी है, तो r परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये तो किसी के लिए वैलिड है। अब अगर कोई बोल रहा है कि मुझे यहाँ से फाइंड करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कहाँ से, यहाँ से फाइंड करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो फॉर्मूला अपना यही रहेगा। बट अब जो है ये ओमेगा आर देख लेते कैसे होगा। तो देखो यहाँ से, ये तो आपका आर हो जाएगा, ये तो आपका आर, इसको एल मान लेता हूँ, यहाँ पे आर वही है। बट वी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस। तो देखो ये v है, तो अब इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इसका इसके अलोंग आएगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ये v पैरेलल बोल दिया, इसको v परपेंडिकुलर बोल दिया। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ए, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा आपका ये वाला परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन ये डिस्टेंस, तो v परपेंडिकुलर बाय l। नई बात समझ में? तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना, इस वेलोसिटी के, बनाना पड़ेगा आपको परपेंडिकुलर। अपने लिए क्यों आ रहा था, क्योंकि ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दिया था पहले। समझो यार, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ रेस्ट में है, मूव कर रहा है क्या ऑब्जर्वर? अजब ही हाल है यार तुम्हारा। ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है क्या? यहाँ कहाँ दिख रहा है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है? वेलोसिटी आ जाएगा उसका। समझो यार, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज थोड़ा समझो। ये टाइप करना थोड़ा कम करो, टाइप करना थोड़ा कम करो, ठीक है। जहां पे ये चीज आ जाती है ना रिलेटिव, जहां पे ये आ गया वर्ड रिलेटिव, मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करना ही है, कंपलसरी है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो अभी आया था ना रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो रिलेटिव टर्म ही क्यों आया ये? अगर ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा तो रिलेटिव टर्म आया क्यों? रिलेटिव टर्म आता ही है उसके लिए जहां पे कहीं ना कहीं उसका जो है, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कुछ हो सकती है, तो दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है उसके ओरिएंटेशन पे, पोजीशन पे, वेलोसिटी पे, इन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर यहां से, अगर कोई पार्टिकल यहाँ इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रेस्ट में ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसके लिए इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ये आर है, ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो विद रेस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, यहाँ आर के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो वी बाय आर लिखेंगे। ये बात आई समझ में? अगर एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल का फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, v बाय आर हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट, क्यों, ये तो रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा था, सिर्फ इसी की वेलोसिटी आएगी। लेकिन अगर आप, एक मिनट यार रुको, ये सब नोट नहीं करना है ना, ऑलरेडी बता दिया है तो नोट करने की कोई जरूरत है नहीं। इसको नोट करना है तो कर सकते हो, मैं आगे बता रहा हूँ ये वाला। अभी देखो यहां से, ये ऐसा है, अभी पार्टिकल ये मूव कर रहा है v से, तो लास्ट लेक्चर में बताए हैं। यस, ऑब्वियस है ना, हर ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन या पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप मान लो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर ये वेलोसिटी ऐसी है, ये v से जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस है, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर, बट ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले आप इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ऐसा v परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा v पैरेलल,
V पैरेलल, तो ये इसका परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो इसके लिए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू ये आ जाएगा, तो v परपेंडिकुलर बाय l आ जाएगा। अब कोई भी एंगल गिवन होगा, कुछ गिवन होगा, उससे फाइंड कर लेंगे ये v परपेंडिकुलर कितना होएगा। इसकी कुछ वेलोसिटी होती तो उसका भी कंपोनेंट आता, उसका भी कंपोनेंट आता, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है या बी बी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट नॉर्मली इसको लेते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन angular velocity, angular velocity should be calculated, should be calculated with respect to center, क्योंकि उसी को रेफरेंस मानते हैं। आई बात समझ में कुछ, तो पार्ट तब इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे इस पार्टिकल की एंगुलर, समझा या नहीं समझा, नोट कर लो इसको। अरे ऑब्वियस है ना यार, ये मूव करेगा, ये कुछ कैसे भी इसका मोशन होगा, कैसा भी इसका मोशन अगर आ गया, ये मूव मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी आएगी ना। उसकी वेलोसिटी तो आएगी। कुछ भी आएगा फाइंड हो जाएगा, पहले जितना बताया जा रहा है उतना नोट करो, उसको समझो, जो आना है सब आएगा। तो क्या बता रहा था उस टाइम से क्या बता रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी होगी तो इसका जो कंपोनेंट लेंगे वो कंपोनेंट क्या है। अरे जब इसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी होगी तो उसका भी कंपोनेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। इसमें पूछने वाली थोड़ी कोई बात है कि सर उसका अगर ये मूव कर रहा है तो इसका भी कंपोनेंट आएगा या नहीं आएगा। अरे ऑब्वियस है ना, आएगा। हाँ, उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे। लास्ट लेक्चर में भी बताया है और अभी भी स्टार्टिंग में वही बता रहा था कि उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है। ये जो लिखा था मैंने, ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी इक्वल्स टू वी ए बी परपेंडिकुलर, ये जो साइन लगाया है ऐसा परपेंडिकुलर जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, देखने के लिए कि कंपोनेंट लेना है अपॉन आर।
अब यहाँ से v क्या था, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। तो v क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड v इज परपेंडिकुलर टू r। अब इसका जो मोशन हो रहा है यहाँ पे, अगर सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर r आप इसको मान रहे हैं, v ये है, तो आप ये बताइए ये r और v इस प्लेन में है, r एंड v किस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो ओमेगा किस प्लेन में होगा, तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। आपको बताया भी है ओमेगा का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, तो आपको क्या बताया था, पुट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो बस ऐसे रख देना है। अब थंब किस डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स है, थंब किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स, ओमेगा क्या आ जाएगा, आउटवर्ड्स, हो गया, डायरेक्शन आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर है ओमेगा, ओमेगा परपेंडिकुलर है तो ये आर के भी परपेंडिकुलर है, और v जो है ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, v जो है आर के भी परपेंडिकुलर है, हो गया। ठीक है, तो अभी ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी है तो अभी क्लियर कर लो। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म, इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नहीं, इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब यहां से ये समझिए कि अगर पार्टिकल जो है अगर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसको इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, ये v वेलोसिटी से जा रहा था, इसको इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऐसा, ये अगर मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट ये इस डायरेक्शन में क्यों गया, तो अब ये बताओ, कोई भी पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट कब होगा, व्हेन देयर वुड बी सम फोर्स, जब वहां पे कुछ फोर्स होगा तभी वो पाथ से डेविएट होगा। तो अभी ये कैसे डेविएट हो रहा है, तो देखो ये ऐसा था तो ये ऐसा डेविएट हुआ, फिर ऐसा डेविएट हुआ, फिर ऐसा डेविएट हुआ, फिर ऐसा डेविएट हुआ, तो मतलब इसका जो डेविएशन हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। तो अब कोई बोलेगा कि सर इसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, इसका नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में गया, तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो सीधा ये ऐसा स्ट्रेट चला जाता, फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो सीधा ऐसे ही चला जाता, ऐसे भी नहीं गया, फिर से डेविएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में तो सिर्फ नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस केस में एक इसका जो एक्सेलरेशन होता है एक सेंटर के टुवर्ड्स होता है, एक हमेशा सेंटर, अभी आएगा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, तो एक सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स होना कंपलसरी है। इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, है ना, व्हिच इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब since there is a force acting towards center it means there must be an acceleration towards center of the circle। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे और सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेंटर के टुवर्ड्स होना कंपलसरी है, होना ही है। तो सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का सेंटर के टुवर्ड्स होना कंपलसरी है। सेकंड क्या है कि अगर ये v है, अगर v इसका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, तो v कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसके पाथ के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे अगर कोई पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है v से और यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, आगे भी चल के v है, तो तुम क्या बोलोगे, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। लेकिन
यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v3 है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो उसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी स्पीड, ये जो v है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, इसका मतलब इसके पाथ के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा पार्टिकल का। बट अगर इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हाँ, वो आएगा, सब आना है। अभी देखो, अभी कुछ टाइप नहीं करना है कि सर ये होगा वो होगा, एक बार एक्सप्लेन करने दो, समझाने दो, फिर कुछ अगर स्किप हो जा रहा है तो फिर टाइप करना। समझो अभी क्या है नहीं है, आपको आता है बहुत सही है ना। तो देखिए, पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो अगर इसकी स्पीड चेंज होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसके पाथ के अलोंग, अगर पाथ के अलोंग इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब पाथ के अलोंग भी एक एक्सेलरेशन का होना कंपलसरी है। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो एक एक्सेलरेशन इस साइड हो सकता है, सेंटर के टुवर्ड्स, तो उसको एसी, सेंट्रिपिटल है एसी, या इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं एआर, या इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, पाथ के नॉर्मल है इसीलिए नॉर्मल। यहाँ पे पार्टिकल आया तो इसका एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना ही है, इस डायरेक्शन में भी इसका एक्सेलरेशन हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है इसका एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं एटी, उसको क्या बोलते हैं? एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो एक एक्सेलरेशन तो इसके डायरेक्शन में होगा ही, एसी, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये कंपलसरी, एटी कंपलसरी नहीं है, बट एसी कंपलसरी है। एटी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उस केस में दो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, एक होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला जो है इसी को बोलते हैं सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल और रेडियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और एक पाथ के अलोंग जो होगा, तो वही वही चीज तो आ रही है ना, जो पाथ के अलोंग होगा तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां से देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को, स्पीड जो है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमेशा क्या है? टेंजेंशियल टू द पाथ है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में होगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है ना यार, यहाँ पे एटी की दो पॉसिबिलिटी है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा तो इसी डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसके पाथ के। तो या तो ये इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो स्पीड के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? टू डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। लेकिन अब डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? तो डायरेक्शन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना। ये ऐसा है, अब देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, ये जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो थोड़ा सा ये ऐसा डेविएट हो जाएगा पाथ से। फिर जैसे ये यहाँ पे गया, फिर से सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगा, फिर से डेविएट हो, फिर से जैसे आया सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगा, फिर से डेविएट हो। तो ये जो डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो फाइंड करेंगे अपन। एक मिनट रुको, मैं किसी को को होस्ट बना देता हूँ, तुम लोग ऐसा अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आएगा तो उसको बस रिमूव करते रहना, ठीक है। एक मिनट, इसको बना देता हूँ ये। बट ये सुन लो पहले, ऐसा नहीं कि तुम्हारा किसी से बन नहीं रहा है तो उसको तुम रिमूव कर दोगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुमको मैं रिमूव करूंगा, ठीक है।
वो काम नहीं करना है। नहीं, AC कभी 0 नहीं होगा। हो गया अभी, नोट कर लो इसको। वो आएगा, वो सब डिस्कस करूंगा। 80 की वैल्यू 0 कब होगी, कब सेम होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सब कुछ आने वाला है। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए इसको, सब आएगा। हाँ, वो सब आएगा, अभी सब बताने वाला हूँ मैं, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कब 0 होगा, कब नहीं होगा, उसका टेंशन नहीं लेना। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को हटाओ यार। देखो यहाँ से, एक मिनट, नोट कर लो, नोट कर लो। एक मिनट रुको, अभी थोड़ा फिर, एक एक मिनट, वेटिंग रूम। ठीक है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को तुम हटाओ। कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। अब देखिए ये एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब ये आर है, ये क्या है R। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो यूनिट वेक्टर बना लेता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दो यूनिट वेक्टर। देखो क्या बताया है, ए एन का होना कंपलसरी है। ए एन चेंज कर रहा है डायरेक्शन, एटी तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो एक इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और एक इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ऐसा। तो इस डायरेक्शन का जो आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, इसको मैं ई आर कैप बोल रहा हूँ, ई आर कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस। और ई टी कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग along the motion of particle that is tangential to the path, है ना, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं उसको, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, इसके पाथ के अलोंग का यूनिट। अब देखो यहाँ से, अगर आप ई आर कैप या ई टी कैप को, ई आर कैप या ई टी कैप को अगर आप यहाँ से, ये ऐसा है होगा, तो यहाँ से एक बार एंगल देख लेते हैं, फिर इसको रिजॉल्व कर दूंगा मैं।
ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन, तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ ये वर्टिकल लाइन है, एक ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऐसी है और ये वाली लाइन ऐसी है। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये जो है ये रेडियस से पास हो रही है लाइन, रेडियस के थ्रू जा रही है, और ये वाला इस पे टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो अब रिजॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये कैसा है एग्जैक्टली, जो ये वेक्टर है ये आपका ई आर कैप है, और इस डायरेक्शन में ये ई टी कैप है। पता नहीं है कि नहीं, ये क्या है, ई टी कैप है। तो अब ये वाला एंगल देख लेते हैं, क्या है एंगल यार, इसका ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल भी थीटा है ना। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, कॉस थीटा हो जाएगा इसका, और ये वाला साइन थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर इसके वेक्टर को लिखोगे आप, ई आर कैप को लिखोगे, तो ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप आएगा। अगर इस वेक्टर को लिखोगे ई टी कैप को, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप, प्लस कॉस थीटा जे कैप, है ना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इतना क्लियर है, नोट कर लो इतना पहले। सेंटर के टूवर्ड्स नहीं है, सेंटर से अवे है। रेडियस, रेडियस कहाँ से, ये क्या लिखा है फिर, इसीलिए डिस्टरबेंस होता है कि, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि ईटी कैप क्या है, लेकिन सर क्या है ये, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्या लिखा था, हेडिंग क्या दिया था, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है ईटी कैप, तो पूछना नहीं है सर ईटी कैप क्या है। एक बार इसको नोट करो, नोट करो पहले, एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नोट करो यार इसको। नोट करने दो बाकी सबको, फिर थोड़ा शिफ्ट करो। रेडियस, ये ई आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, रेडियस कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस साइड जाएगा ना, तो रेडियस, ये आर वाला वेक्टर तो ऐसा होता है ना, तो ई आर कैप इस डायरेक्शन में है, ई आर कैप इस डायरेक्शन में है ना, ई आर कैप इस डायरेक्शन में।
क्या नोट नहीं करते हो क्या पहले से तुम? एक बार नोट किया करो यार, बार बार इतना ये नहीं कि सर ये करो वो शिफ्ट करो वो शिफ्ट करो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, जिसको इसमें डाउट है अभी समझो, पहले इसको नोट करने दो यार सब, फिर शिफ्ट करना है। नेक्स्ट टाइम से नहीं इतना वेट करूंगा मैं, ठीक है? देखो यार, ई आर कैप इस डायरेक्शन में, ई आर कैप इस डायरेक्शन में होगा। अरे वही तो कर रहा हूँ एक्सप्लेन, समझो तो पहले। ई आर कैप किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और ई टी कैप किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ई आर कैप इस डायरेक्शन में है और ई टी कैप इस डायरेक्शन में। ई आर कैप इस डायरेक्शन में और ई टी कैप इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना? तो ये जो ई आर कैप है ये थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × cos थीटा, 1 × cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? 1 × sin थीटा हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये थीटा है, तो इसका कॉम्पोनेंट इस साइड cos थीटा आएगा और इसका कॉम्पोनेंट इस साइड sin थीटा आएगा। तो आप ई आर कैप को क्या लिखोगे? cos थीटा आई कैप, और इसका जो कॉम्पोनेंट है इस साइड ये sin थीटा है, तो sin थीटा जे कैप। इसका कॉम्पोनेंट क्या लिखोगे? ये इस डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा जे कैप। प्लस, ये इस डायरेक्शन में, तो प्लस कॉस थीटा, इसको मैं एक्स मान रहा हूँ और इसको मैं वाई। आई बात समझ में? आप 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा मीटिंग की सेटिंग चेंज करने दो। भी यही रहेगा, लॉक कर देता हूँ मीटिंग, ठीक है? फालतू का डिस्टर्बेंस तो नहीं चाहिए। हाँ, नोट। अभी किसी को डाउट है इसमें कैसे रिजॉल्व किया? अब देखो यहाँ से, अब ये वेलोसिटी जो है किसी भी डायरेक्शन में अगर, शेयर करने दो ना, अभी कुछ होगा क्या उसका? भी लॉक कर दिया है, कुछ लोग ऐसे ही है, हमेशा करते हैं, है ना? बस उसको डिस्टर्ब करना है, खुद तो पढ़ना है नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करना है, बैच को पूरे डिस्टर्ब करना है, क्या बोलेंगे उसके लिए? तो यहाँ से देखो क्या है, क्या होगा अब। ये जो है, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे वी से जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में वी से जा रहा है, तो अगर आप ये इस डायरेक्शन में वी से जा रहा है, तो आपको अगर इसका वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे लिखोगे? वी को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड v है और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या था? et कैप, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो v के वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू et कैप, इसीलिए et कैप वहां पे आया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन ए क्या होगा? dv बाई dt। तो ए को क्या लिखेंगे आप? d बाई dt। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? v et कैप। तो ये u इंटू वी का फॉर्म हो गया, u इंटू वी। तो एक बार इसको कांस्टेंट रख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt, प्लस एक बार इसको आप कांस्टेंट रख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt। तो अब यहां से देखो ये v है, d बाई dt। ये क्या ई टी कैप क्या था आपका? ई टी कैप जो था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब यहां से ये बताओ, ये जो ई टी लिखा है, ई टी कैप तो होगा ही, ये dv बाई dt क्या है? dv बाई dt,
ये v किस डायरेक्शन में है, ये v जो है हाँ ये v जो है along the path, v is always tangential to the path। एक्सेलरेशन नहीं, समझो सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, dv by dt जो है ये किस डायरेक्शन में है, along tangential to the path। v is always tangential to the path ना, तो dv by dt is tangential to the path, इसका मतलब ये at है, at। तो यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, dv by dt at होगा और a जो होगा वो dv वेक्टर by dt होगा। ये दोनों डिफरेंट है, मैं आगे इस चीज पे मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये चीज समझ में आनी चाहिए कि at होगा dv by dt, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। तो अगर आप एक्सेलरेशन का वेक्टर फाइंड करोगे तो यहाँ पे मॉड लगाओगे तो इस पूरे में मॉड आएगा, उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा आगे, बट ये चीज समझ में आनी चाहिए कि dv by dt क्या हो गया, at। तो अब ये बताओ ये क्या है, at क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और et कैप क्या है, et क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग द मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब ये पूरा टर्म क्या देगा, at वेक्टर, ये पूरा टर्म क्या देगा आपको, at वेक्टर, है ना। at वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ at इंटू यूनिट वेक्टर। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, v, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। देखो यहां से ये साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है, समथिंग वाला टर्म क्या है, थीटा। किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी से। किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी से। तो यहाँ पे तो कॉस थीटा लिख दिया, तो एक चीज और आएगा, एक टर्म आएगा यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी। साइड में समझा रहा हूँ, समझो। यहाँ पे डी साइन थीटा अपॉन डी टी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी सा चेन रूल, डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल लग गया यहाँ पे। उसी तरीका से कॉस थीटा क्या होएगा, माइनस आई कैप आएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी इंटू जे कैप प्लस ए टी वेक्टर, प्लस ए टी। तो यहां से क्या आया आपका, v माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा जे कैप, अच्छा डी थीटा बाई डी टी कॉमन है, बाहर लिख देते हैं इसको, प्लस ए टी वेक्टर। अब देखो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो माइनस v, इसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है, ई आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ई आर वेक्टर। और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा प्लस ए टी। इतना समझा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या आ रहा है यहाँ से।
एक बार देख लो। हाँ नोट कर लो इसको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, ए इक्वल्स टू माइनस वी ओमेगा ई आर कैप प्लस ए टी वेक्टर। आप यहाँ से v को क्या लिख, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाय आर प्लस ए टी वेक्टर। तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू ई आर कैप प्लस ए टी वेक्टर। अब देखो यहाँ से ये एक यूनिट वेक्टर है और इसके आगे ये वाला मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, तो ये भी एक वेक्टर देगा, ये भी एक वेक्टर है। अब ई आर जो वेक्टर है वो रेडियस के अलॉन्ग है, ई आर इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेडियस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। रेडियस कैसा था, अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये कैसा होगा, टुवर्ड्स सेंटर, ये क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर। और ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, तो ये वाला भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अरे क्या समझा, वो समझा तो रहा हूं, अभी बताया कहाँ है कि ये क्या है, पहले अभी कुछ एक्सप्लेन किया नहीं पूरा, सर नहीं आया। वेक्टर ए जो है क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू ई आर कैप प्लस ए टी वेक्टर, ए टी वेक्टर। तो अब यहाँ से आप ये बताइए कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर होगा ना, वैसे भी ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये भी एक वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, तो ई आर कैप, बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ई आर कैप की डायरेक्शन में होगा। तो ई आर कैप किसके डायरेक्शन में था, अलोंग रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर था, बट यहाँ पे माइनस है, तो ऑपोजिट टू रेडियस मतलब टुवर्ड्स सेंटर होगा। इसका मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, तो एसी है। तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एसी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वी स्क्वायर बाय आर, और ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब आप ए को क्या बोल सकते हैं, ए क्या आ गया, ए सी प्लस ए टी, ए क्या आ गया, ए सी प्लस ए टी। तो यही आपका क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये आपका क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये क्या है आपका, नेट एक्सेलरेशन। मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ है ना, तो अगर ये पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में at है, इस डायरेक्शन में ac है, ac, तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो होगा, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ये इसका नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, इसका ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप एंगल भी फाइंड कर सकते, थीटा, थीटा इज
अल्फा मान लीजिए, थीटा तो ऑलरेडी लिख लिया था, अल्फा मान लीजिए। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अल्फा को, तो यहाँ से tan अल्फा आ जाएगा। tan अल्फा इज दिस अपॉन दिस, ये AC है तो ये भी AC होगा, तो AC बाय 80, तो अल्फा भी आ जाएगा tan इनवर्स AC बाय 80। तो जब भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC है, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा नेट एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या होगी ये सब पता है, नोट कर लीजिए। फिर अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। ये बताओ, मैग्नीट्यूड नहीं है ये क्या लिखा? 5 का माइनस 5 का, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए इक्वल्स टू -5 का। अब ये बताओ इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है? यही लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है ना यार। जैसा यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है वैसा ही है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ये, तो ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा v स्क्वायर बाय r। जैसे यहाँ पे ये लिखा वेक्टर वैसे ये वेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप लिख दिया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लिख दिया? ई आर कैप। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ई आर कैप की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ई आर कैप है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब कि सेंटर के टुवर्ड्स होगा। नोट कर लीजिए। नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, बट ये मुझे बताना पड़ेगा कि AC और AT है, तो AC की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखता कि v स्क्वायर बाय r होता है, तो तुम फिर कैसे बोलते कि सर ये v स्क्वायर बाय r कैसे होगा? हाँ अभी वही आएगा, सब आएगा, पहले नोट करो क्या होगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, वो सब आगे एक्सप्लेन होगा। नोट कीजिए पहले। पॉजिटिव क्या बोला? ई आर कैप को मैंने पॉजिटिव लिया था ना, ई आर कैप को, ये इसके माइनस आ गया। ई आर कैप क्या था? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स रेडियस, अलोंग रेडियस। हाँ बोलिए क्या डाउट? क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है, टाइप करो, क्या डाउट है पूछिए। तो थोड़ा वेट करो, ठीक है थोड़ा वेट करो, एक बार इसको नोट करने दो फिर अनम्यूट करो। अनम्यूट कर तो एक बार नोट कर। नोट कर लिया इसको? हैंड रेस करो एक बार। हेलो सर। हाँ बोलिए क्या है? सर वो जो वी स्क्वायर अपॉन आर है, सर वो मैं हाँ समझा कि सेंटर के टुवर्ड्स आएगा वो। सर बट वो हाँ कुछ भी हो सकता है ना, हमको ऐसे पता चला कि वो एक्सेलरेशन ही है। हाँ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ये जो मिल्क है, मान लो कोई बोल रहा है कि 2 लीटर मिल्क प्लस 5 लीटर मिल्क,
अरे सर वैसे ही। ठीक है सर, आ गया। समझा? यस सर, सर वैसा ठीक है सर। बड़े। तो यहाँ से तो अब देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, देखो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी अपने को, वी स्क्वायर बाय आर, या v को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर भी होएगा। या इसी AC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर है तो ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो ओमेगा इंटू वी भी हो जाएगा। तो AC की वैल्यू को आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए, वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा इंटू वी, ये आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, circular motion, centripetal acceleration can't be zero. Centripetal acceleration can't be zero. सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा। ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change, it is responsible for change the direction of motion of particle, motion of, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेंट्रिपिटल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिर्फ सर्कुलर मोशन में ये टेंजेंशियल ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं आता है। कोई भी कर्व्ड पाथ है तो हर पाथ जो है एक सर्कल का पार्ट है, आगे ये सब बताने वाला हूं मैं। हर कर्व्ड पाथ जो है एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो इस केस में भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा, उसका पूरा मोशन सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बट उसका अगर एक पार्ट कंसिडर करोगे, एक स्मॉल सा पार्ट कंसिडर करेंगे, तो वो किसी ना किसी सर्कुलर पाथ का ही पार्ट है, तो उस केस में उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑब्वियस सी बात है, तभी होगा जब अगर कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का होना कंपलसरी है, इधर पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ और नॉट। होगा ही, वो कैसे भी कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, मतलब एक एक्सेलरेशन होगा जो से उस इंस्टेंट के लिए, अगर उस पाथ को आप एक सर्कुलर पाथ मान लो,
किसी सर्कुलर पाथ का पार्ट आपने अज्यूम कर लिया तो वहां पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। उन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, कब आएगा नहीं आएगा। तो अभी पहले ये समझ लेते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in for change in magnitude of velocity। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं जैसे AT है, AT को आप क्या लिखते थे? dv/dt, dv/dt। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। AT क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इतना नोट कर लीजिए। इसका भी एक्सप्रेशन आएगा कुछ आगे। नोट कर लिया इसको। देखिए इस AT की वैल्यू क्या होगी? इस AT की जो वैल्यू होगी, AT क्या था आपका? dv/dt। तो आप AT को क्या बोलेंगे? d/dt। v क्या होता था? ओमेगा इंटू आर। v क्या था? ओमेगा इंटू आर। आर तो कांस्टेंट है इसका, आर को बाहर कर दीजिए, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, ओमेगा कांस्टेंट हमेशा तो नहीं हो सकता है, तो AT की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? आर डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा। तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा आर। AT क्या हो जाएगा? अल्फा आर, है ना। नोट कर लीजिए। इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। AT क्या हो जाएगा? अल्फा क्रॉस, क्योंकि अल्फा भी किस डायरेक्शन में? अल्फा, अल्फा क्या होता था? एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा होता था डी ओमेगा बाई डी टी, यही ना लिखा, डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। यानी जैसे ए होता था डीवी बाई डी टी, वैसे ही इस यहाँ पे अल्फा, और ये वी को ओमेगा बाई डी टी बताया है ये सब लास्ट लेक्चर। तो वेक्टर के फॉर्म में ये ऐसा हो जाएगा। और ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। अब देखो नोट करके एक दो पॉइंट लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट, अगर एक्सेलरेशन है ए तो इसको आप लिखेंगे डीवी बाई डी टी, नेट एक्सेलरेशन। मॉड अगर ए लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा डीवी बाय डी टी, ऐसा होएगा। सेकेंड, AT जो है, AT आएगा आपका ऐसा डीवी बाई डी टी। आप इसको ऐसे लिखेंगे डी वी, ये v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो dv बाई डी टी। ये और ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। ये वेलोसिटी को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर। तो थर्ड केस में dv बाई डी टी जो है ये इक्वल नहीं है dv बाई डी टी के। वैसे भी कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, टेंजेंशियल सेंट्रिपिटल और नेट इक्वल हो सकता है, बट टेंजेंशियल और नेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि AC कभी जीरो नहीं होगा। AC अगर जीरो नहीं है और A की वैल्यू कुछ गिवन है तो A इज ऑलवेज ग्रेटर देन AT।
a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 80, तो कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये वेलोसिटी है, उसका पहले पहले वेक्टर के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट किया, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये देगा नेट एक्सेलरेशन। ये क्या है आपका नेट एक्सेलरेशन, और ये आपका क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या है नेट एक्सेलरेशन। ए क्या है, ए क्या लिखा, ये नेट एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसका मॉड है आगे आएगा, तो ये इस पूरे का मॉड आएगा। और at क्या होता था dv बाई dt, v क्या होता था स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, v को आप ऐसे लिख सकते हैं ना मॉड v, वही लिख दिया मॉड v। अब ये दोनों इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन है, ये टोटल, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ आएगा, वो बताता हूँ कब आएगा, होगा AC कैन बी इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन, वो कब आएगा वो आगे बताता हूँ। यस, वो कब आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, कब आएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आएगा। Done? कभी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, AC कभी कांस्टेंट थोड़ी होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, नहीं होगा। मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब कांस्टेंट हो सकता है, बट कभी एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट हो सकता है, बट अगर सिर्फ आपने बोल दिया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। फोर्थ, इसी में फोर्थ पॉइंट, अब देखो इफ ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा इज पैरेलल टू अल्फा, ओमेगा अल्फा के पैरेलल है, देन जैसे v वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होता था तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती थी, देन एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओमेगा के, एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। if omega is anti parallel to alpha, then angular speed decreases, angular speed decreases। अब देखिए सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कहीं कहीं पे यूसीएम सिर्फ लिख दूंगा तो आ जाना चाहिए। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आराम से पहले समझ लीजिए क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम थ्रू आउट द मोशन, मोशन यस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यस, तो ये v कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट होगा, वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है ऐसा, तो यहाँ पे v है, तो यहाँ पे भी v होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी v होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी v होएगा, हर जगह पे v होगा। बट वेलोसिटी का देखो डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड इसकी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है, स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज होता है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके बारे में कुछ अभी और है ना डिस्कस करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा नहीं होगा, पहले इतना नोट कर लीजिए। नहीं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना यार। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जो है, देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे इस साइड, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एसी का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन। हाँ, देन देखो यहाँ से मॉड एसी, हाँ सर्कुलर तो होना ही है। देखो अब यहाँ से यूसीएम था और यहाँ से एनयूसीएम, तो इस केस में क्या है, v कांस्टेंट है। तो v अगर कांस्टेंट है तो at क्या होता था, dv बाई dt। तो v अगर कांस्टेंट हो गया तो इस केस में at की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑल्सो अपने को पता है कि at क्या है, at इक्वल्स टू एल्फा इंटू आर। तो r तो 0 नहीं है, ये तो 0 है, बट r तो 0 नहीं होगा, है ना। हेंस एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एल्फा अगर 0 हो गया इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो एंगुलर वेलोसिटी इस केस में क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन। तो अब देखो, तो अगर आप टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये v से जा रहा है ना, इसका रेडियस r है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कितना होएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट
1 oscillation, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर बाई वी। तो टाइम कितना आ जाएगा 2 पाई आर, वी क्या होता है ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से टी को डायरेक्ट लिख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। यही क्या है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, इसी को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाए, 2 पाई बाय, ठीक है। अब यहां से इसका एटी की बात करो तो एटी की वैल्यू नॉन जीरो है ना, ये जीरो के इक्वल नहीं है क्योंकि वी कांस्टेंट नहीं है। तो वी अगर कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा भी नॉन जीरो होगा। तो इस केस में कोई डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते ऐसा, इस केस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो टाइम के साथ बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट करके आंसर लाएंगे, टाइम पीरियड फाइंड करना होगा तो। बट अब यहाँ पे एटी जीरो नहीं है तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन वही आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए सी प्लस ए टी, क्योंकि ए टी भी जीरो नहीं है और ए सी तो जीरो होगा ही नहीं। तो नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, इसका मॉड कितना आ जाएगा तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ए टी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, मैं उसको भी लिखूंगा अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ इतना ही है बस। यहाँ पे कुछ डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी होगा यहाँ पे, अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। एसी ऐसा आएगा डायरेक्टली टाइम पीरियड नहीं फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं वहां पे डायरेक्टली कुछ नहीं फाइंड हो पाएगा। इसके लिए अलग से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आएगा आपको कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है या क्या है। इसमें तो सब कुछ डायरेक्टली आ जाएगा फॉर्मूला से, वहां पे इंटीग्रेशन या कुछ वैसा लगेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट हो गया नॉन यूनिफॉर्म में भी, अगर अल्फा कांस्टेंट हो गया तब तो फॉर्मूला से आएगा आंसर। अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, तब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी कुछ आने वाला है। डन। यस, उस टाइम से तो बोल रहा हूँ, इतना ही नहीं है, वो दिखने में लग रहा है इतना है। इसका क्वेश्चन यूसीएम का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएगा ना यार, बट क्वेश्चन तो टफ इसी का रहेगा। यहाँ तो फॉर्मूला दिख रहा है सब, क्योंकि उसका डायरेक्टली कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा।
देखो यहाँ से, तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूसीएम एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जो है वो a इक्वल्स टू क्या होएगा, ए सी प्लस ए टी। बट ये क्या है, ये तो 0 है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ac के इक्वल हो जाएगी। इस केस में मॉड इसका a जो है वो मॉड ac आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, तो ये हो जाएगा। तो ये देखो, तो एक बार होगा ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। है ना। मैं कुछ एक चीज और मैं डिस्कस थोड़ा कर लेता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखो एक ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अब देखो यहाँ से कोई भी पार्टिकल है, इसका एक एक्सेलरेशन इस साइड है, एक एक्सेलरेशन इस साइड है, ये एटी है और ये एसी है, ये इसका नेट एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ए क्या है, ए, ये एंगल थीटा है। तो एटी को क्या लिखोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए कॉस थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ए कॉस थीटा। आई बात समझ में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, ए कॉस थीटा ऑल्सो। अब इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो आप cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो a डॉट वी, ये क्या होगा, ए वी cos थीटा। वेलोसिटी भी अगर इसी डायरेक्शन में हो तो a डॉट वी इज ए वी cos थीटा। तो a डॉट वी बाय वी इक्वल्स टू a cos थीटा, और a cos थीटा क्या है, 80। तो a डॉट वी बाय वी इक्वल्स टू 80। हेंस आप 80 को ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट वी बाय वी, a डॉट वी बाय, क्लियर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ए डॉट बी बाई वी 0 कैसे आ गया, 0 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नहीं एक कुछ और बताऊंगा बस, फिर लेक्चर से होगा, है ना। नोट करो, पहले पहले इसको नोट करो, ए डॉट वी बाई वी 0 कब होएगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हर केस में 0 नहीं होगा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो वो तो वैसे भी देख सकते थे ना, यहाँ से देखो ना, यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन इसी के टुवर्ड्स होगा, ए इक्वल्स टू एसी, है ना, और वेलोसिटी इसकी ऐसी है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला 90 डिग्री एंगल, तो ए डॉट वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 डिग्री पे है ना दोनों, तो ए डॉट वी की वैल्यू 0 हो गई। नोट कर लीजिए, समझो इस बात, देखो ये AC है, ये AT है, ये A है, और ये एंगल थीटा है। तो ये A है, ये थीटा है, तो ये इस डायरेक्शन में AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A cos थीटा। तो इट इज A cos थीटा, इट इज A cos थीटा ऑल्सो। ये एंगल थीटा है तो आप A डॉट वी लिख सकते हैं, A डॉट वी इज ए वी cos थीटा, A डॉट वी इज ए वी cos थीटा। तो A डॉट वी
इस साइड से v को इस साइड लाइए, ये a cos थीटा हो जाएगा। तो इस a cos थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं, at। तो at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डॉट v बाई v। तो at की वैल्यू a डॉट v बाई v। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। नोट कर लिया इसको। बस एक फॉर्मूला लिख के खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कुछ सिंपल से फॉर्मूला। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट अल्फा तो 0 है, तो जैसे अपन वहां पे लिखते थे v इक्वल्स टू u प्लस at लिखते थे ना, तो v की जगह पे यहाँ पे ओमेगा आएगा। बट अल्फा 0 है तो ये 0, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा या थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। अरे यही होता था ना x, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था। तो यहाँ पे भी वैसा इक्वेशन आएगा, x इक्वल्स टू होता था ना vt, यहाँ पे अल्फा क्या है, 0। अल्फा क्या है, 0। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। यहीं से आप आगे वाला देख, ओमेगा को लिख सकते हैं आप थीटा बाई टी। बहुत कुछ एक ही टाइप के फॉर्मूला से कुछ भी आ जाएगा। बट अगर यूनिफॉर्म सर, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो भी NuCm के अंदर आएगा, है ना। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, है ना, देन इस केस में पहला क्या आ जाएगा इक्वेशन, ओमेगा v इक्वल्स टू u प्लस at, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। s डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ओमेगा नॉट लिख दो इसको, वेयर, यहाँ पे इस केस में, इसके बाद ये लिखना वेयर ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल, इसमें नहीं, इस साइड लिखना, ये सब तो ऐसे ही रहेगा हमेशा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसीलिए ये वाला इक्वेशन लग रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने, ठीक है ये तुमको समझ में आ गया, उससे मैंने रिलेट कर दिया, तुमको समझ में आ गया। किसी ने ये डाउट नहीं पूछा सर ये तो 1 इक्वल्स टू u प्लस at, तो ये 1D के लिए होता था, ये सर्कुलर मोशन तो 2D है, तो ये आप कैसे लिख रहे हो ये सब। हाँ, अरे मैं तो यही सोच रहा कि तुम पूछो ये ओमेगा है, ओमेगा नॉट, ओमेगा अल्फा थीटा है, सबका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, ओमेगा अल्फा थीटा, इन सब का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे बताओ। राइट हैंड थंब रूल्स, तो राइट हैंड थंब रूल से जब भी फाइंड करोगे उसका डायरेक्शन या तो आउटवर्ड्स आएगा या इनवर्ड्स होगा। वो क्या होगा,
उसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा। तो ये ओमेगा अल्फा थीटा ये हमेशा या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो ये जो एंगुलर वाली ये क्वांटिटी आ रही है ना तुमको, ये सब जो क्वांटिटी आ रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, ये तो पैरेलल एंटी पैरेलल होगा। जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो वेलोसिटी आ रहा है लीनियर, जो एक्सेलरेशन ए आ रहा है, जो लीनियर वेलोसिटी वी आ रही है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स या वाई या आर, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1D में नहीं होगा। जैसे देखो ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये 1D में नहीं है, इसका एक कंपोनेंट एक्स वाई में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, बट आप अगर डायरेक्शन से देखोगे डी थीटा को तो इसी डायरेक्शन में, ओमेगा देखोगे तो ये इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, ओमेगा इसी डायरेक्शन में। अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक ही डायरेक्शन में 1D में, हाँ, बट वेलोसिटी इसकी 2D में होगी, इसका एक्सेलरेशन 2D में होगा, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसीलिए ये मोशन क्या है 2D है। लीनियर कोऑर्डिनेट्स में ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलिए, उसमें इसका मोशन ये कैसा मोशन हो गया, 2D मोशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये सब आता है पोलर कोऑर्डिनेट, वो अभी नहीं जान रहा आपने, ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला 1D का यहाँ पे आ गया। अरे ये सब ओमेगा फाइंड करो, ओमेगा फाइंड कीजिए, अल्फा थीटा, ये सब किस डायरेक्शन में था, कैसे फाइंड करते थे, तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, बस जिस डायरेक्शन मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में रख दीजिए राइट हैंड के फिंगर्स। अब ऐसा कल कर थंब देख लीजिए, तो हमेशा डी थीटा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स, ओमेगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, यस, है ना। नहीं, इस केस में एसी कांस्टेंट नहीं है, एसी तो किसी केस में कांस्टेंट नहीं है यार, एसी, हाँ उसका मैग्नीट्यूड भी इसमें कांस्टेंट नहीं है, देखो ना ओमेगा चेंज हो रहा है ना यार, हाँ इसका ओमेगा चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। एसी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, एसी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा चेंज होगा, रेडियस तो सेम है, ओमेगा चेंज होगा तो एसी चेंज हो जाएगा, ओमेगा चेंज होगा तो एसी ही चेंज हो जाएगा। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उस मोशन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, इधर आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में जितना पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, टाइम मिला तो आगे पढ़ाऊंगा बट क्वेश्चंस तो होंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।